Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन पब्लिक नुइसेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक नुइसेंस। आपने अक्सर ये सुना है, आजकल कश्मीर के मामला के ऊपर भी आप सुन रहे हो कि वहाँ पर इंडिया ने एमरजेंसी नाफज की हुई है। पब्लिक नुइसेंस सेक्शन 154 CRPC, जिसको ज़ुबान ज़दाब के अंदर दफ़ा 44 भी कहते हैं कि जी दफ़ा 44 लग गई, दफ़ा 44 लगी हुई है। तो इसका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, कब अप्लाई की जाती है, क्यों अप्लाई की जाती है, किन जगहों के ऊपर अप्लाई की जाती है, इसके ऑब्जेक्ट और इससे बेनिफिट्स क्या गेन किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे हम अपने इस लेक्चर्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे। सेकेंडली, मैं इस लेक्चर की जो नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं कटते। एंड नेक्स्ट, मेरे लेक्चर की फीस कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं एक लेक्चर की बस। सेकंड स्टेप, कम से कम 2 लोगों की हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एंड वन मोर थिंग कि मैं अपने जो मेरे व्हाट्सएप कॉमन ग्रुप्स हैं उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गर्ल्स के सेपरेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो मुझे वॉइस मैसेज में अपना नाम, सिटी, LLB ईयर या अपने बार का नाम और प्रैक्टिसिंग ईयर के साथ अपना वॉइस मैसेज करें, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर पब्लिक नुइसेंस। पब्लिक नुइसेंस दफ़ा 44 भी आम ज़ुबान में ज़द ज़ुबान ये मशहूर है, दफ़ा 44 का नफाज हो गया, दफ़ा 44 लगी। पब्लिक नुइसेंस दफ़ा 44 क्या है, कब लगाई जाती है, कौन लगा सकता है, किस दौरानिए में लगा सकता है और कितनी देर के लिए लगाई जा सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने पास एक ऐसा इख्तियार रखा हुआ है, अपने पास अपनी सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट को डेडिकेट किया हुआ है कि जिसके ज़रिए वो अवाम की नकलो हरकत के ऊपर जब जहाँ जैसे चाहे रोक लगा सकती है और इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता इन स्पेसिफिक डेज। क्यों रोक लगाती है, किस वजह से रोक लगाती है, इसके बेसिक ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। पब्लिक नुइसेंस के अंदर गवर्नमेंट जब चाहे, जहां पर भी चाहे, अगर देखे कि हालात मामूल के मुताबिक नहीं है या अगर यहां पर गैदरिंग होती है या यहां पर लोग इकट्ठे होते हैं तो जनरल पब्लिक का नुकसान होगा, गवर्नमेंट मशीनरी का नुकसान होगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, जनरल पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। तो इस दौरानिए में अगर गवर्नमेंट ये रियलाइज करे, ये समझे कि नहीं यहाँ पर पब्लिक नुइसेंस को अप्लाई कर देना चाहिए, यहाँ पर 144 को अप्लाई कर देना चाहिए, तो 144 जहां पर बेसिकली अप्लाई होती है वहां पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सभी खत्म हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 9 से 28 और 29 तक प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ गैदरिंग है, अपने आपके जितने भी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता वो भी सस्पेंड हो जाते हैं यहाँ पर आकर। जनरली फंडामेंटल राइट को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन 144 एक ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट को वहाँ पर सस्पेंड कर देता है। वहाँ पर लोगों के घरों से निकलने पर रोक लग जाती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रोक लग जाती है, लोगों के ट्रैवलिंग करने के ऊपर, सफ़र करने के ऊपर, गैदरिंग 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठे मिलकर खड़े होने के ऊपर रोक लग जाती है, स्पीचेस के ऊपर रोक लग जाती है, बोलने चलने के ऊपर, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी रोक लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं, जो ऐसे मामला है जहाँ पर गवर्नमेंट रोक लगा देती है। क्यों लगाती है गवर्नमेंट रोक, उसका बेसिक, इसके अंदर से बेसिकली गवर्नमेंट 2 तरह के फ़ायदे लेती है। एक फ़ायदा अपने मफाद के, बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट, और एक फ़ायदा अवाम के मफाद के लिए, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक। अपने मफाद के लिए क्या है कि गवर्नमेंट जनरली इसको वहां पर अप्लाई कर देती है जहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ धरने, जल्द से जुलूस का आगाज हो जाए, तो वहां पर भी गवर्नमेंट 144 अप्लाई कर देती है, जिससे लोगों को मुंतशिर करने में, लोगों को अरेस्ट करने में, लोगों को बगैर किसी मुकदमे के जेल के अंदर रखने का गवर्नमेंट के पास एक सुनहरी मौका उसके हाथ में आ जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसको क्यों किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक शहर है, लाहौर शहर है, यहाँ के लिबर्टी चौक बहुत ही जो लिबर्टी रोड है बहुत ही ज़्यादा गुंजान एरिया है, हर वक्त ट्रैफिक वहाँ से चलती रहती है। तो अगर वहाँ पर कोई शख्स आकर धरना दे दे, लॉकडाउन कर दे, तो पूरा लाहौर ही ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो जिससे लोगों को न सिर्फ डिस्टर्बेंस होगी बल्कि उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी सस्पेंड होकर रह जाएगी, वो भी तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो भी रुक जाएगी। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर कोई ऐसे अनासर हैं जिनसे गवर्नमेंट को लगे कि इनसे फर्द, अच्छा यहाँ पर एक और चीज काबिल जिक्र करता चलूं, यहाँ पर नुकसान से पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोगों ने स्ट्राइक की कॉल दी, धरने की कॉल दी कि हमने फलां जगह को लॉकडाउन करना है, धरना करना है, वहां पर स्ट्राइक करनी है, तो गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि हो सकता है इससे ये नुकसान हो जाए, इससे इतना नुकसान हो जाए, लोग डिस्टर्ब हो, लोगों की जो लाइफ है वो जो एक्सपायर हो जाए, लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। तो बेसिक
की इकोनॉमिक्स को नुकसान होगा, लोगों की फ्रीडम को नुकसान होगा। तो लोगों को बेसिकली फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों के राइट की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट वहां पर 144 का नफाज कर देती है, जिससे कि अगर कोई शख्स वहां पर धरना करेगा या उस एरिया के अंदर लॉकडाउन करेगा तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। 144 के लिए जरूरी नहीं कि पूरे मुल्क में, पूरे शहर में, पूरी रियासत, स्टेट या सूबे में किया जाए, ये किसी मखसूस जगह के ऊपर भी किया जा सकता है। मखसूस जगह पर कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जाते हैं, पेपर देते हैं, वहां पर तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इंटर होते हैं, वहां पर लिखा होता है यहाँ पर दफा 144 का नफाज है, तो लिहाजा मोबाइल लेकर जाना मना है, या 5 या 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठे खड़े होकर गैदरिंग करना मना है, प्लानिंग करना मना है, बिला उज़र और ज़रूरत किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना मना है, बगैर किसी इजाज़त के, बगैर किसी रिकमेंडेशन के, बगैर किसी वजह के आप एग्जामिनेशन सेंटर में एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते। कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएं, कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और वहां से आप बाहर अपना पेपर देकर फारग, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप ऊंची बात नहीं कर सकते, आप शोरगुल नहीं कर सकते, आप गैदरिंग नहीं कर सकते। तो इसका बेसिक एक मकसद ये भी है कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाए, उनके राइट्स को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, उनको आप ऑब्स्टेन कर देंगे, तो वो मजीद कोई फर्दर कार्रवाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन सेंटर में क्यों लगाई जाती है? ताकि अगर कोई भी शख्स इसकी जरा सी भी खिलाफ वर्जी करे तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट किया जाए। मजीद बना इससे बाकी लोग जो मुंतशर ना हो, किसी को फायदा ना पहुंच जाए, एग्जामिनेशन के दौरान पेपर देते हुए किसी को कोई ऐसा मवाद ना मिल जाए जो कि शोरगुल की सूरत में, ऊंची आवाज की सूरत में, गैदरिंग की सूरत में किसी तक पहुंचा दिया जाए। मोबाइल के ऊपर रोक लगा दी जाती है कि मोबाइल लेकर ना जाया जाए, हालांकि मोबाइल तो आपका फंडामेंटल राइट है अपने पास रखना, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी पोजेसरी है, ये आपके पोजेशन में होना, इसका आपके पास राइट है, ये आपको लॉ आइन राइट देता है। बट वहां पर इस आइन के राइट को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, कोई अपने पास मोबाइल नहीं रखेगा, एक मखसूस जगह के ऊपर जाकर आप अपने मोबाइल सबमिट करवाएं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट उससे हासिल करते हैं। गवर्नमेंट को मजीद अपनी जो वहां पर फोर्स नहीं लगानी पड़ती, गवर्नमेंट को आइडिया हो कि यहाँ पर ये हो सकता है लोकल गवर्नमेंट को, तो उससे पहले ही वो वहां पर इसका नफाज कर देती है ताकि हालात को कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए, लोग मुंतशिर ना हो, लोगों को मुंतशिर होने से पहले ही अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। तो इसके लिए किसी जुर्म का या किसी और खता का सरजद होना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि आप उस जलसे का, उस एरिया का या जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया है उन चीजों का आप पार्ट बनते हो, तो ये इनफ है आपको सजा देने के लिए, आपको अरेस्ट करवाने के लिए। तो ये तो था इसका प्रीफेस। रिलाय सेक्शन या रिलाय प्रोविजन सेक्शन 144 सीआरपीसी, सेक्शन 133 सीआरपीसी 1898 एंड क्रॉस रेफरेंस है इसका पीपीसी 268 और सीआरपीसी ही 134 और सीआरपीसी 91 इसके क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी शामिल है। स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन, मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड टू डिसाइड द डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार, ये असल में एक केस आया था, एक केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसाइड किया था। इसकी मैं साइटेशन भी आपको दे देता हूँ, 1998 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 218। सुपीरियर कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये सुपीरियर कोर्ट के पास एक केस आया था जहां पर सुपीरियर कोर्ट ने इसको डिसाइड किया कि मजिस्ट्रेट के पास सिविल केसेस को सुनने का इख्तियार नहीं है, वो ये इख्तियार समात नहीं रखता कि सिविल मामला को सुन सके, चूंकि सिविल मामला है, पब्लिक न्यूसेंस सिविल मामले से, क्योंकि यहाँ पर कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ, कोई ऐसा जुर्म सरजद हो ना जाए इसलिए इसको अप्लाई किया जाता है, तो लिहाजा सिविल नेचर बनती, इसकी क्रिमिनल नेचर इसकी नहीं बनती, तो इसको सुनने का इख्तियार नहीं है। लेकिन इन फर्दरस बाद में फिर एक फैसला आया सुपीरियर कोर्ट का जहां पर मजिस्ट्रेट से आपको ये इख्तियार दे दिया गया कि नहीं जी आप मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं, क्योंकि ये सिविल नेचर तो है बट इन फर्दरस ये क्रिमिनल के अंदर भी फाल कर सकता है या कर जाती है, तो लिहाजा जो चीज क्रिमिनल हदूद के अंदर फाल करने की कुव्वत और ताकत रखती है, क्रिमिनल केस के अंदर वो जा सकती है या उसको ले जाया जा सकता है, तो वो तमाम मामला इनिशियल बेस से ही मजिस्ट्रेट सुनेगा। तो इसका इख्तियार मजिस्ट्रेट से आपको ट्रांसफर कर दिया गया कि इसकी इंपावर मजिस्ट्रेट के पास है और वो इसको सुन सकते हैं। When ऑर्डर बी इशू, कब ऑर्डर इशू किया जाएगा? इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, अर्जेंट केसेस की सूरत में, न्यूसेंस की सूरत में, जब परेशानी हो आवाम के लिए, अप्रीहेंडेड डेंजर्स, किसी खतरे की सूरत में भी इसको अप्लाई कर दिया जाएगा इस ऑर्डर को, और ये दफा 44 नाफज कर दी जाएगी। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूं कि दफा 44 के लिए जरूरी नहीं है कि ये पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट, सूबे या किसी जिले में लगाई जाए, किसी मखसूस जगह पर भी लगाई जा सकती है, मखसूस एरिया में भी लगाई जा सकती है, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 2 दिन से लेकर मैक्सिमम 1 माह तक की होगी, और इससे मजीद अगर इसको आगे बढ़ाना है तो फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार होगा। बेसिकली जो दफा 44 का नफाज है, 144 का जो नफाज है पब्लिक न्यूसेंस की मद के अंदर, वो जिला गवर्नमेंट करती है, या तो जिला नाज़म, या आजकल जिला चेयरमैन है, या जिला जो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव बॉडी जो होती है जिसको डीसीओ भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिसर, या पुलिस के जो डीपीओज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव बॉडी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, उनमें से कोई भी फर्द इसको फर्दर प्रोसीड कर सकता है, इसके ऊपर नोटिफिकेशन वो जारी कर सकता है। बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर किसकी बेस के ऊपर बना है? पब्लिक वेलफेयर की बेस के ऊपर ये ऑर्डर को इनिशिएट किया गया, इसको बनाया गया। वेलफेयर ऑफ पब्लिक
इज अ सुप्रीम लॉ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? यहाँ पर एक मिस्टेक है, कॉन्स्टिट्यूट के स्पेलिंग के अंदर एल मैंने डाला हुआ बाय मिस्टेक अपने नोट्स के अंदर, तो वो एल काट दीजिएगा। व्हेन कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक न्यूसेंस, ये कब कॉन्स्टिट्यूट होगा? सेक्शन 268 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860, अ पर्सन मस्ट डू एन एक्ट और मस्ट बी गिल्टी ऑफ एन ओमिशन, सच एक्ट और ओमिशन मस्ट बी काज कॉमन इंजरी अनोनियस। ये कब इनिशिएट होगा? अगर पब्लिक गैदरिंग हो, अ पर्सन मस्ट डू एन एक्ट, अगर कोई शख्स यकीनन काम कर रहे हो जिससे कोई खतरा हो, नुकसान हो, कोई बुराई फैले माशरे में, लोगों को नुकसान फैले, लोगों के लिए वो एक जहमत का मुजाहमत का बायस बने, तो वहां पर भी इसको इनिशिएट किया जा सकता है। सच एक्ट और मिशन मस्ट बी काज, जो ऐसे एक्ट हैं, मतलब कि गैदरिंग करना, जलसे जुलूस करना, धरने देना, लॉकडाउन करना, जो ऐसे एक्ट है ये पब्लिक के लिए बायस परेशानी हो, पब्लिक के लिए बायस नुकसान हो, तो इस सूरत में भी इस एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। इस सूरत में भी ये सेक्शन वहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा और वहां से लोगों को अरेस्ट किया जाएगा या उनको वहां से मुंतशिर करके अपने अपने घरों में भिजवाया जाएगा। कॉमन इंजरी का खतरा हो, किसी और डेंजर का नुकसान का खतरा हो, हॉस्पिटल में जारी बात पेशेंट्स को खतरा होगा, जो एम्बुलेंस जाती है उनको खतरा होगा, पुलिस ने अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना है उनके लिए ये बायस नुकसान बनेगा, वो अपने काम को सर अंजाम नहीं दे, और मुल्क की जो मशीनरी है, मामला है, वो जाम होकर रह जाएंगे। तो इस तरह से इन सब से बचाने के लिए भी इस एक्ट को लॉन्च किया जाता है, इस सेक्शन को अप्लाई किया जाता है। हु में प्रोसीड अंडर सेक्शन 144, कौन इसको प्रोसीड करवा सकता है? सबसे पहले तो जिला नाज़म या जिला चेयरमैन। अगर तो बल्दियाती या लोकल गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है, जिला नाज़म वहां पर मौजूद है, जिला चेयरमैन मौजूद है, तो जिला नाज़म और जिला चेयरमैन इसको इन्फोर्स करवाएंगे। अगर वो मौजूद नहीं है या वो किसी और जगह के ऊपर बिजी हैं या उनके नॉलेज में नहीं है, तो और इसके ऊपर इमीडिएटली रिएक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास भी इख्तियार है कि वो इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, जो डीसीओज होते हैं या डीपीओज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर्स। रीजन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144, इसकी रीजंस क्या हैं इसको प्रोसीड करवाने की? अर्जेंट केसेस ऑफ डेंजर, किसी खतरे का खदशा है, कोई खतरा हो सकता है, कोई खतरा लाहक हो सकता है, उस काम से अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, हरासत में लिया जा सकता है। अर्जेंट केसेस ऑफ डेंजर्स, खतरे से निपटने के लिए जो अर्जेंट केसेस बुनियाद के ऊपर किसी धरने की सूरत में या किसी और इमरजेंसी की सूरत में, फॉर एग्जांपल आजकल ये कुत्तों को मारने की मुहिम चली हुई है, डेंगू मच्छर के खिलाफ जो मुहिम चलती है, तो वहां पर दफा 44 नाफज कर दी जाती है कि पानी को खुले बर्तन में साफ पानी न रखे। तो ये किसी भी मामले को कंट्रोल करने के लिए जब उसका इन्फोर्स किया जाता है, तो ये एजुकेशन की मद के अंदर इन्फोर्स कर दी जाती है, हेल्थ के मद के अंदर इन्फोर्स कर दी जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मद के अंदर इन्फोर्स कर दी जाती है। तो जहां पर गवर्नमेंट ने किसी मामले के ऊपर ग्रिप करनी है फुली एंड फ्री इन्वायरमेंट के अंदर, वहां पर 144 को अप्लाई करके गवर्नमेंट सुकून से अपने काम को सर अंजाम देती है, अपने काम को पाए तक मील तक पहुंचाती है। अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, हरासत में लेना उस खतरे की वजूहात को जो खतरे का बायस बने। सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ प्रोसीडिंग, मखसूस ग्राउंड का होना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि आपका दिल किया लोगों के राइट्स को आप सस्पेंड कर दें, इसके लिए सफिशिएंट मजबूत और बेसिक ग्राउंड्स का होना जरूरी है। आप अगर आपके खिलाफ कोर्ट में केस जाता है और इमीडिएटली जाते भी हैं, जहां पर भी 144 गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं, तो वकला साहबान इमीडिएटली कोर्ट से कंसर्न करते हैं कि क्यों यहां पर राइट को आपने वायलेट किया हुआ है, क्योंकि अदालतें जमानत देती हैं हर शख्स के राइट के तहफ़्फ़ुज़ की, और वकला उस राइट के तहफ़्फ़ुज़ को एक अमली जामा पहनाने का किरदार अदा करते हैं। तो इमीडिएटली जो बहुत से वकला हैं वो इस तरह के मामला के अगेंस्ट कोर्ट से रजू करते हैं कि क्यों वहां पर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर, लोगों के हकूक को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहां पर फिर गवर्नमेंट अपनी सफिशिएंट काज देती है कि ये वजूहात थी, इन रीजंस की बुनियाद के ऊपर हमने इनको सस्पेंड किया है और हमें इन नुकसानात का, इन मामलात के अंदर परेशानी का सामना है, तो जैसे हम इनसे नबरदज़मा होंगे हम इस मामले को फर्दर फिर नॉर्मल हालात के ऊपर ले आएंगे। स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, ये एक स्पीडी रेमेडी भी है, इमीडिएटली इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती किसी बड़े ऑर्डर की, बड़े एक्ट की, ऑर्डिनेंस की। इमीडिएटली गवर्नमेंट एक लोकल जो गवर्नमेंट है एक ही कॉल के ऊपर, एक ही रिटर्न ऑर्डर के ऊपर इसको इमीडिएटली किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर इन्फोर्स करवा लेती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी ऑर्डर एंड इट्स कंटेंट अंडर सेक्शन 144। ऑर्डर क्या है और इसका कंटेंट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो इन रिटन फॉर्म के अंदर होगा, मतलब अगर जिला नाज़म देता है, डीसीओ देता है, डीपीओ देता है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, या फेडरेशन की तरफ से आता है, तो वो इन रिटन फॉर्म होगा। जिसको भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को मिलेगा, रिटन फॉर्म मिलेगा, तो इसके ऊपर इन्फोर्स किया जा सकता है, अदरवाइज इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जाएगा। नेचर ऑफ ऑर्डर, इसकी नेचर कैसी है? इसकी नेचर प्रोहिबिटरी और प्रिवेंटिव। इसकी जो नेचर है प्रोहिबिटरी और प्रिवेंटिव है कि मना करना, बाज रखना, लोगों को किसी एक काम से, किसी एक्ट से रोकना जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि अवाम को, अवामुन्नास को नुकसान पहुंचेगा। तो बेसिकली इसकी नेचर जो है वो लोगों को इसे रोकने की है कि आप ये काम नहीं करिएगा, अगर किया आपने देन हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली इसकी जो नेचर है वो वार्निंग की है, लोगों को वार करने की इसकी नेचर है कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ करीब ना आइएगा, अदरवाइज आपके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई
अमल में लाई जाएगी। कंटेंट ऑफ ऑर्डर इन रिटन, इन साइन, इन डिफाइन, ये रिटन सूरत में होगा, साइन होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, डिफाइन क्या होगा, कहाँ पर लगानी है, किस वजूहात के ऊपर लगानी है, और इसकी स्पेसिफाइज होगा, एरिया को स्पेसिफाइज किया होगा कि इस एरिया में, इतने एरिया में, इस जगह के ऊपर इसको अपने इन्फोर्स करवाना है। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन होगी। डायरेक्शन मेड अंडर ऑर्डर, डायरेक्शन जो है कैसे बनेगी, हुक्म कैसे दिया जाएगा, टू अब्सटेन फ्रॉम सर्टेन एक्ट, किसी मखसूस एक्ट को, किसी काम को रुकवाना, मौसर असली तौर के ऊपर, जामा तौर के ऊपर उसको रुकवाना कि जी ये धरना ना हो, लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ पर लोगों की गैदरिंग ना हो, कोई भी और मामलात हैं, कोई और खराबी है, अगर ये डेंगू मच्छर के मामलात हैं या कोई और किसी भी किस्म की परेशानी है गवर्नमेंट को, तो उसको रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। टू टेक सर्टन एक्शन, इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। विद सर्टन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और मैनेजमेंट, इसकी पोजेशन भी ले ली जाएगी, मैनेजमेंट भी कंट्रोल में कर ली जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर पुलिस आती है या रेंजर आते हैं, तो रेंजर उसकी इलाके को पोजेशन में लेकर वहाँ की मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो लोकल जो राइट्स है, क्योंकि जहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है तो फिर वहाँ के फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। फिर जब तक आर्मी उस इलाके को क्लियरेंस नहीं देती, आर्मी या रेंजर उस इलाके की एक ये श्योरिटी क्लियर नहीं करती कि जी अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तब तक वो इलाके के अंदर जो फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि आर्मी चूँकि एक मार्शल लॉ है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, और आर्मी जो है इस आइन के तहत काम करना आर्मी के लिए मुश्किल होता है, उसे इमीडिएटली रिएक्ट करना है। तो इसलिए आर्मी का एक अपना लॉ है, तो लिहाजा वहां पर फंडामेंटल राइट की निगरानी आर्मी करती है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन इस आइन के जो फंडामेंटल राइट है, इनको इमीडिएटली और कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि आर्मी या रेंजर अपने जो काम है उनको आसानी से तकमील तक पहुंचा सके, सर अंजाम दे सके। इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर, इस ऑर्डर के इफेक्ट क्या होंगे? सच डायरेक्शन वुड लाइकली टू बी प्रिवेंट, रोकना, अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, बाज रखना किसी को कोई काम करने से, अनोयंस, तंग करने का अमल, अगर वो तंग कर रहा है, इंजरी, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोनियस इंजरी ऑफ पर्सन लाइकली टू लॉफुली एम्प्लॉयड, डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, ये जितने भी यहाँ पर मैंने रिस्क, अफेयर, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक क्वालिटी, इन तमाम चीज़ों की वजह से इसको इन्फोर्स किया जाता है, इसको इफेक्टिव बनाया जाता है, तब ये मौसर होता है। अगर इनमें से कोई ना कोई इशू अवाम के लिए खड़ा हो, अवाम के लिए दर्द सर बना हो, तो फिर वहाँ पर इसको 144 को इन्फोर्स कर दिया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा उस खास इलाके में, खास एरिया में और ख़ास जगह के ऊपर। ऑर्डर हाउ मेड, इसको कैसे बनाया जाएगा? जनरली सेव मैनर स्टेट 134 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सर्व द नोटिफिकेशन और ऑर्डर, इसका नोटिफिकेशन बाकायदा इशू किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके बाद इसको इन्फोर्स करवाया जाएगा। ऑर्डर व्हेन एक्सपेक्ट टू होम ऑर्डर डायरेक्ट मे बी डायरेक्ट टू द पार्टिकुलर इंडिविजुअल और जनरल पब्लिक, जो ऑर्डर है ये किसको दिया जाएगा? डायरेक्ट किसी एक खास पर्सन को भी, मतलब जो लोगों को उकसा रहा है, उभार रहा है कि जी आए चलें मेरे साथ, हम लॉकडाउन कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे, हम तबाही फैला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस एक शख्स को भी ऑर्डर दिया जा सकता है, या जनरल पब्लिक की भी अनाउंसमेंट करवाई जा सकती है, टीवी इश्तिहार के थ्रू या अखबार इश्तिहार के थ्रू इसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। रिसेशन या अल्टरेशन, इसके अंदर रिसेशन मनसूख करना, चेंजिंग करना, इसको अल्टर करना, इसके अंदर कोई अदली बदली करना, मतलब जगह का अदली बदली करना, किसी और चीज़ का तयन करना, कोई चीज़ गलत थी उसको ठीक करना, या किसी चीज़ के अंदर कमी या ज़्यादती लाना, तो इसका इख्तियार जो है वो ज़िला नाज़म या चेयरमैन जो ज़िले का होगा, डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन होगा, उसके पास इसका इख्तियार होगा। ये सारा मैंने स्केच दिया हुआ है, वो खुद बनाएगा, इसको वो खुद बनाएगा। उसके बाद फिर इसका जो ऑर्डर है वो नए सिरे से इसके ऑर्डर को जारी करेगा। रिसेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जो रिसेशन ऑफ एप्लीकेशन की मनसूखी के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू हायर, उसको सुनने की अपॉर्चुनिटी होगी। इन पर्सन टू थ्रो प्लीडर्स, उसको प्लीड करने की अपॉर्चुनिटीज़ होगी। टू गिव रीजंस, वो अपनी रीजंस देगा अपनी जो एप्लीकेशन उसको मनसूख करवाने की ज़िला नाज़म को। तो ये तमाम जो मैंने यहाँ पर स्केच बनाया हुआ है, वो स्केच आप उसको देखकर भी अगर इसको देखेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। मजीद नोट्स पे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा। प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को रोकने का जो अमल है बाई मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के जरिए कैसे अमल में लाया जाएगा। हु इज़ एम्पावर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो एम्पावर होगा। सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट इसको नहीं सुन सकता। कम से कम जो है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास इस एप्लीकेशन को लाया जाएगा, इसको दायर किया जाएगा और वो इसके ऊपर ऑर्डर जारी कर सकता है। सोर्स रिसिप्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के जरिए, उसकी रिसीट के जरिए पुलिस अगर अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट करवाती है पब्लिक न्यूसेंस के मामला में कि यहाँ पर कोई खराबी होने वाली है, तो हमें इख्तियार दिया जाए हम उसके ऊपर एमरजेंसी नाफज कर दें, वहाँ पर 144 का नफाज कर दें। और अदर इन्फॉर्मेशन, किसी और जरिए से इन्फॉर्मेशन मिलती है मजिस्ट्रेट को, टू टेकिंग सच एविडेंस, या उसके ऊपर कोई ऐसी एविडेंस या विटनेस आता है बताने के लिए। नेचर ऑफ ऑर्डर, कंडीशनल ऑर्डर, ये कंडीशनल ऑर्डर होगा जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर प्रिस्क्राइब की गई होंगी। इन केस ऑफ रिफ्यूजल, मजिस्ट्रेट में मॉडिफाई और सेट असाइड सच एन ऑर्डर, मजिस्ट्रेट ऐसे ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है और इसको
सेट असाइड भी कर सकता है। मॉडिफाई मतलब इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर सकता है और इसको मनसूख कर सकता है, या असर नो इसको नए सिरे से भी अपने उस ऑर्डर को बना सकता है। मूड ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर एज प्रोवाइड फॉर समन, इनके समन के जरिए इसको प्रोवाइड किया जाएगा। टू शो कास्ट टू होम ऑर्डर डायरेक्ट, इसकी जो शो कास्ट है डायरेक्ट ऑर्डर की, इसके नीचे 3 कास्ट इसकी मेंशन है। मस्ट कैरी आउट शो कास्ट अगेंस्ट ऑर्डर ही में अप्लाई फॉर ज्यूरी एटसेट्रा। पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लाइंस अंडर सेक्शन 188, अगर इसकी ऊपर अमल नहीं किया जाता तो इसकी पेनल्टी क्या होगी। फॉर एग्जांपल जिला नाज़िम या मजिस्ट्रेट एक हुक्म देता है कि फ़लाँ काम करें और इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर अमल नहीं करता, नॉन कंप्लाइंस की सूरत में फिर इसके पास क्या रेमेडी होगी। डिसओबीडेंसी ऑफ ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेट बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट की तरफ से कोई डिसओबीडेंसी होती है, नाफरमानी होती है, वो हुक्म नहीं मानता, तो नॉन कंप्लाइंस की सूरत में अगर मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर दिया और उसको पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस है या कोई और डिपार्टमेंट है उसकी कंप्लाइंस नहीं करते, नाफरमानी करते, डिसओबीडेंस करते, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर उनके खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया जाएगा। वो भी नीचे में मैंने मेंशन कर दिया, पूरे उसका स्केच बनाकर शो काज नोटिस उसके खिलाफ जारी किया जाएगा। फिर वो इसको फर्दर प्रोसीड करेगा, वो अपने जवाब को दाखिल करवाएगा मजिस्ट्रेट के साथ। अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसी सेम मजिस्ट्रेट साहब के सामने, अगर मजिस्ट्रेट साहब उसके आंसर से सेटिस्फाइड हुए, जैसा उसके आंसर से सेटिस्फाइड हुए तो उसको अपने ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देंगे। अगर उसके आंसर सेटिस्फाइड ना हुए तो फर्दर उसके खिलाफ इंक्वायरी के लिए प्रोसीड किया जाएगा। और अगर उसके खिलाफ इंक्वायरी बनाई जाती है तो उसको पेनल्टी या किसी भी और सूरत में पेनल्टी, सर्विस ट्रिब्यूनल की पेनल्टीज़ की सूरत में, वो भी लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। पेनल्टीज़ कौन कौन सी होती है, सर्विसेज जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए, या डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको पेनल्टीज़ कौन कौन सी किसकी सूरत में दिलवाई जा सकती है शो काज के ऊपर, वो उसके लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई जो ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट साहब से उनकी बात का, उनके ऑर्डर को मनवान नहीं मानता, उसके ऊपर फुलफिल नहीं करता, उसके ऊपर अमल नहीं करता, तो उसके खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया जाएगा। फिर वो शो काज नोटिस के अगेंस्ट अपना जवाब सबमिट करवाएगा कि ये वजह थी, ये मजबूरी थी, रीजनेबल अपनी काजिज देगा, अपनी वजूहत बयान करेगा। अगर मजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फाइड हुआ तो ठीक, अगर ना सेटिस्फाइड हुआ तो फर्दर उसके खिलाफ केस प्रोसीड किया जाएगा और उसको पेनल्टीज़ के अंदर उसके ऊपर पेनल्टीज़ इम्पोज कर दी जाएंगी। पेनल्टीज जो है डिफरेंट तरह की होगी। पेनल्टीज़ जो है वो पेक्यूनरी मामला से भी मुतालिक हो सकती है, पेनल्टीज जो है वो सस्पेंड की सूरत में भी हो सकती हैं, सर्विस मैटर की जब्ती की सूरत में भी हो सकती हैं, या टर्मिनेशन की सूरत में भी, उसकी बर्खास्तगी की सूरत में भी अप्लाई उसके ऊपर हो सकती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।